नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर में पीडीपी विधायक दल की बैठक आज। सरकार बनाने पर हो सकता है फैसला। पीडीपी का बीजेपी पर साझा एजेंडे को लेकर ठोस आश्वासन का दबाव। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आज से कक्षाएं होंगी शुरू। दोनों पक्षों के बीच माहौल सामान्य बनाने पर सहमति। आंदोलन रहेगा जारी। छात्रों ने प्रशासन के सामने रखी माफी की मांग। दो छात्रों की मौत के बाद दिल्ली सरकार सख्त। सभी स्कूलों को 1 महीने में देनी होगी सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट। स्कूलों में इंतजाम के निरीक्षण के लिए टास्क फोर्स के गठन का फैसला। उपराष्ट्रपति आज ब्रुनेई और थाईलैंड के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। लुकीस नीति पर होगा जोर। निवेश और व्यापार बढ़ाने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। और जीका वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात बैठक आज। वैश्विक स्वास्थ्य संकट मानने पर हो सकता है फैसला। एक्शन प्लान को मिल सकती है मंजूरी। खबरें अब विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। इससे पहले कल पार्टी नेताओं की बैठक के बाद पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे इस बारे में तभी फैसला करेंगी जब बीजेपी ये भरोसा दे कि गठबंधन के मकसद को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से सरकार गठन को लेकर जल्द फैसला करने की मांग की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पार्टी के नेताओं के साथ करीब 4 घंटे बैठक की। इसमें पार्टी के सांसद, विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख शामिल हुए। इसमें एजेंडा ऑफ अलायंस, नई सरकार बनाने और बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी पर दबाव बढ़ाते हुए पीडीपी ने साफ किया है कि सरकार गठन पर फैसला तभी लिया जाएगा जब बीजेपी गठबंधन के मकसद को पूरा करने का विश्वास दिलाए। वहाँ पे बातें हुई हुकूमत साजी के मामले में भी। द प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, who has already been authorized by the party to take a decision in this direction. She is ready to take a call on government formation once she is convinced. नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में सरकार गठन में हो रही देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पीडीपी और बीजेपी का राज्य में साझा कार्यक्रम और सरकार गठन के लिए संख्या बल है। ऐसे में नई सरकार को लेकर फैसला जल्द होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लागू है। नई सरकार के गठन और पीडीपी बीजेपी गठबंधन के जारी रहने को लेकर अटकलों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी और प्रशासन के बीच कैंपस का माहौल सामान्य बनाने पर सहमति बन गई। अंतरिम वाइस चांसलर एम पेरियासामी ने बताया कि आज से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन अभी जारी है और उन्होंने आंदोलन खत्म करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने कई शर्तें रखी हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद आज से हैदराबाद विश्वविद्यालय में कामकाज और कक्षाएं सामान्य तरीके से शुरू हो जाएंगी। अंतरिम वाइस चांसलर एम पेरियासामी और छात्रों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बीच कुछ शर्तों के साथ समझौता हो गया है। They agreed to for regular functioning of university from tomorrow. They have some conditional. This is a conditional agreement that the university and the MHRD, Government of India, so they want them to some actions against some people. हालांकि विश्वविद्यालय के 3 छात्रों की बेमियादी भूख हड़ताल जारी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रोहित समेत 5 दलित छात्रों के निलंबन पर विश्वविद्यालय प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग की है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बयान जारी कर अप्पा राव के छुट्टी पर जाने के बाद अंतरिम वीसी का पदभार ग्रहण करने वाले विपिन श्रीवास्तव को वाइस चांसलर नहीं बनाए जाने की मांग भी रखी है।
प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आलोक पांडे को प्रॉक्टर प्रमुख के पद से हटाया जाए। The two-member committee appointed by MHRD clearly said that there is a wrong and there is irregularities with administration under the vice chancellorship of Mr. Parao. Why you are not taking action in that way? वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अलग से बयान जारी कर प्रशासन से मौजूदा सेमेस्टर को आगे बढ़ाने की मांग पर विचार करने को कहा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से विश्वविद्यालय का कामकाज बंद पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच रोहित वेमुला की खुदकुशी मामले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोपी मंत्रियों का बचाव करने का आरोप लगाया है, तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर केंद्र सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरियां हैं जिसके कारण उन्होंने आज तक अपने मंत्रियों के खिलाफ, कुलपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी? और अगर वो नहीं बताते, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका भी अनुमोदन है। Let the Congress party explain. Congress party want to take advantage of this and then divert the attention of the people and defame the government. It will boomerang on the Congress party. Truth will come out. We have no problem whatsoever in discussing. अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल से पूछा था कि किन परिस्थितियों के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का फैसला किया गया। इस बारे में राज्य के राज्यपाल ने कोर्ट को सील बंद लिफाफे में अपना जवाब गुरुवार को ही भेज दिया था। पिछले साल कांग्रेसी विधायकों की बगावत से अरुणाचल में राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद केंद्र ने राज्य में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर नेट निरपेक्षता पर फैसले को बार बार चर्चा के बहाने लंबित करने का आरोप लगाया। इस मसले पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से इंटरनेट के लिए आजादी और नेट निरपेक्षता की वकालत की है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इंटरनेट पर समस्त डाटा को एक समान मानना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल इंडिया के साथ लोगों की इंटरनेट तक पहुंच बढ़े और वेब पर मुख्य रूप से कोई फिल्टर न लगे। उनके मुताबिक नॉस्कॉम ने नेट निरपेक्षता के लिए कहा है और 500 से अधिक स्टार्टअप उद्यमी इसकी मांग कर रहे हैं। भारत के युवा भी इसकी मांग कर रहे हैं। फिर भी एनडीए सरकार बार बार चर्चा के बहाने इस पर एक स्पष्ट नीति बनाने में देरी कर रही है। और संसद के बजट सत्र की तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की 4 फरवरी को बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कल हैदराबाद में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार बजट सत्र के दौरान ही पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पौंडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होना है। नायडू के मुताबिक बजट सत्र की तारीखों को निश्चित करने में इस बात की भी ख्याल रखा जाएगा। साथ ही इन राज्यों की पार्टियों से भी बातचीत की जा रही है। उधर कांग्रेस जल्द ही विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुला सकती है। इसमें वो बजट सत्र के दौरान अपनाई जाने वाली रणनीति पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय का मुद्दा उठाएगी। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि गोवा में उनकी टिप्पणी को पूरी तरह से गलत रूप से समझा गया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि उनके बयान में आपातकाल के संदर्भ का मौजूदा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और संवाद में यकीन न रखने वालों को जनता धूल चटा देगी। हर बात का खंडन करता हूं और साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मैंने कहीं पर भी मोदी जी का नाम नहीं दिया, कहीं नहीं कहा कि वो उनका वही हश्र होगा, और ये सारा जो है वो गलतफहमी फैलाने के लिए किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने स्मार्ट सिटी की पहली सूची में बिहार और उत्तर प्रदेश के किसी शहर का नाम नहीं होने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जाहिर की। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को मतलबी बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 104 सांसद मिले।
लेकिन इन दोनों राज्यों में एक भी शहर का चयन न करके केंद्र सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। नीतीश ने यह दावा किया है कि इस सिलसिले में जो भी कागजी कार्रवाई करनी थी वो बिहार सरकार पूरी कर चुकी थी। दरअसल बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया था कि राज्य सरकार की कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से स्मार्ट सिटी के 20 नामों में बिहार से कोई शहर शामिल नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों ने मिलकर बीजेपी को 104 लोकसभा की सीटें दी और आपको मालूम है ये इतने एहसान फरामोश है कि यूपी और बिहार का एक भी शहर उन 20 शहरों में शामिल नहीं है स्मार्ट सिटी। ये ऐसे लोग। और दिल्ली में इस हफ्ते स्कूलों में 2 बच्चों की टैंक में गिरने से हुई मौत के बाद राज्य सरकार ने सभी स्कूलों से सुरक्षा इंतजामों की रिपोर्ट मांगी है और स्कूलों की जांच के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है जो 1 महीने के भीतर 3,500 स्कूलों का मुआयना करेगी। दिल्ली के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 6 साल के मासूम की मौत के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार सजग हो गई है। रविवार को उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सरकार ने सभी स्कूलों से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की रिपोर्ट मांगी है और एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। हर एक प्रिंसिपल को, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एमसीडी सबको, कि आप अपने स्कूल की एक प्राइमा फेसी इंस्पेक्शन करके हमें रिपोर्ट दीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए कि हमारा स्कूल अब ऐसे किसी सेंसिटिव पॉइंट के दृष्टिकोण से सेफ है। जैसे ही हमारे पास में आ जाएगा उनकी रिपोर्ट को लेके हम इंस्पेक्शन कराएंगे। अलग अलग जोन के लिए गठित इस टास्क फोर्स में डीएम, एसडीएम, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, दमकल विभाग और नगर निगम के अधिकारी होंगे जो 1 महीने में करीब 3,500 स्कूलों की इमारत का मुआयना करेंगे। जांच के दौरान अगर किसी स्कूल की ओर से दी गई सूचनाएं गलत पाई गईं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बुधवार को कापासेड़ा इलाके में नगर निगम स्कूल में 5 साल का बच्चा सेप्टिक टैंक में गिर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में वेतन न मिलने से नाराज नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल आज 6ठे दिन भी जारी है। हड़ताल की वजह से जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया। लोगों की परेशानियों के बीच सियासी बयानबाजी भी जारी है। सड़कों पर कूड़े का अंबार, बचते बचाते रास्ता तलाशते लोग। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों यही नजारा है। सरकार और एमसीडी की नुराकुश्ती में जनता बेहाल है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या और अगर उसका रेजोल्यूशन है, बट एमसीडी वालों को और जो ये फेंक रहे उनको भी सोचना चाहिए, अल्टीमेटली उनको ही साफ करना है। जहां एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वहीं इस मसले पर राजनीतिक बयानबाजियां भी जारी हैं। झूठ बोल के सत्ता में आने का जो रस है वो इस सरकार को मिल रहा है और ये सरकार बार बार इसी तरह से झूठ बोल करके हिट एंड रन की पॉलिसी करके भागने का काम करती है। दिल्ली के अंदर 526 करोड़ रुपया केजरीवाल को अपनी पब्लिसिटी खर्च करने के लिए है। अपने विधायकों की तनख्वाहें 3-3 लाख रुपए कर दी, कानून बना दिया, उसको पारित कर दिया, उसके लिए इनके पास पैसे हैं। लेकिन दिल्ली के कर्मचारियों को, दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स को, टीचर्स को, दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों को पैसे देने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। बड़े दुख की बात है। वहीं दिल्ली सरकार इसके लिए बीजेपी को दोषी बता रही है, साथ ही जल्द हड़ताल खत्म होने का भरोसा दिलाया है। भाजपा की ताकत कूड़े में छुपी थी। वो कूड़ा पीडब्ल्यूडी ने कल पूरे दिन पूरी रात काम किया। आज आप देख रहे हो कोई बड़ा कूड़े का ढेर कहीं सड़कों पे नहीं लगा हुआ है। तो भाजपा की ताकत खत्म हो गई और अभी हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर रविवार को जगह जगह सड़कों से कूड़ा उठाते दिखे। बुधवार से एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और दिल्ली में कूड़े कचरे का ढेर लगता जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स और शिक्षक भी हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर पढ़ाई तक पर असर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कापू समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि इसके लिए एक न्यायिक आयोग गठित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू का बयान कापू समुदाय के उग्र प्रदर्शन के बाद आया है। आंध्र प्रदेश में रविवार को आरक्षण की मांग कर रहे कापू समुदाय ने उग्र प्रदर्शन किया। पूर्वी गोदावरी जिले के तुई शहर में प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर खड़ी रत्नाचल एक्सप्रेस की 4 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई पुलिस वाले घायल हो गए। एक पुलिस कांस्टेबल की हालत अब भी गंभीर है। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है।
दरअसल कापू समुदाय के लोग पिछड़ा वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कापू को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कलम के जरिए समाज में घटती घटनाओं को कहने का एक अलग नजरिया। समाज में विसंगति हर जगह है, जितना आप उस विसंगति को समझते हो। आप बहुत अच्छा अगर परिवार की विसंगति समझते हो तो आप एक बहुत अच्छा कहानी लिख सकते हो रिलेशंस पर। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नई बीमा योजना में किसानों के लिए प्रीमियम की अधिकतम सीमा खरीफ के लिए 2 और रबी के लिए 1.5% होगी। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कई और अहम मसलों पर विचार साझा किया। जनवरी पूज्य बापू को जब स्मरण करते, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी में देश की संस्कृति दिखती है। मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खादी में करोड़ों लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। पूज्य बापू भी हमेशा टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के प्रति बहुत ही सजग थे और आग्रही भी थे, और तभी तो हमारा चरखा विकसित होते होते यहां पहुंचा है। इन दिनों सोलर का उपयोग करते हुए चरखा चलाना, सोलर एनर्जी चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आए सामाजिक बदलाव पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने पर जोर दिया। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि आने वाले 1-2 साल में हम कम से कम देश के 50% किसानों को फसल बीमा से जोड़ सके? बस मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि अगर वो फसल बीमा के साथ जुड़ता है तो संकट के समय एक बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। और इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप अभियान समेत कई और मसलों पर अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम को अब मोबाइल फोन पर भी सुना जा सकता है, जिसके लिए सिर्फ एक नंबर पर मिस कॉल देनी होगी। इसके लिए मोबाइल नंबर होगा 8190881908। मन की बात कार्यक्रम का ये 16वां संस्करण था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बजट से ठीक पहले ब्याज दरों में कटौती की मांग के बीच रिजर्व बैंक कल छठी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता है और 2016-17 के बजट के बाद ही नीतिगत दरों में किसी तरह का बदलाव करेगा। महंगाई में बढ़ोतरी के मद्देनजर रिजर्व बैंक की कल पेश होने जा रही मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। थोक और खुदरा महंगाई दर में इजाफा हो रहा है। दिसंबर में थोक महंगाई -0.73% रहा, जबकि खुदरा महंगाई 5.61% थी। विशेषज्ञों की माने तो महंगाई दर पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक रेट में कटौती नहीं करेगा। I don't feel very optimistic for any further reduction, and more so this situation having no hope to me for interest rate reduction. वहीं नवंबर में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.2% की गिरावट आई, जो 4 साल का सबसे खराब प्रदर्शन है। ऐसे में उद्योग जगत दरों में कटौती की उम्मीद लगाए है। उनका कहना है कि बैंकों को कम दरों का फायदा कर्ज लेने वालों को देने की जरूरत है ताकि निवेश में तेजी आए। RBI has cut earlier the interest rate, but that has not been passed on to the consumers. And the banks say that unless the borrowing rates come down, how can they be passing on the benefits to the consumers? The borrowing rates are still very high.
इस बीच आरबीआई ने सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को विस्तृत आंतरिक ऑडिट करने और संबंधित लेखा समितियों के सामने रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी आज 5 दिनों की ब्रुनेई और थाईलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। लू की नीति के मद्देनजर उपराष्ट्रपति की इन दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा काफी अहम है। इसका मकसद निवेश और व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आम राय बनाना भी है। उपराष्ट्रपति राजधानी दार एस सलाम में ब्रुनेई के सुल्तान और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। साथ ही वहां बसे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। ब्रुनेई के बाद उपराष्ट्रपति 3 फरवरी को थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। राजधानी बैंकॉक में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओचा से होगी। उपराष्ट्रपति बैंकॉक में बसे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। और अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मंत्रिमंडल के मुखिया अब्दुल्ला अब्दुल्ला 5 दिनों की भारत यात्रा पर रविवार को दिल्ली पहुंचे। आज अब्दुल्ला अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय समेत क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत करेंगे। इसमें सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग भी शामिल है। भारत ने पिछले महीने ही अफगानिस्तान को 3 Mi-35 हेलीकॉप्टर दिए हैं। इससे अफगानिस्तान को आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी। अब्दुल्ला अब्दुल्ला के इस दौरे से दोनों देशों के बीच सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे। वो मंगलवार को जयपुर में काउंटर टेररिज्म पर हो रहे एक कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। और इधर जीका वायरस के बढ़ते खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन टीम आज जेनेवा में बैठक करने जा रही है। इसमें जीका वायरस के खतरे को वैश्विक स्वास्थ्य संकट की श्रेणी में रखने पर फैसला लिया जाएगा। जीका वायरस की फैलने की खबरों के बाद WHO ने आपातकालीन टीम का गठन किया था। पिछली बार WHO ने पश्चिम अफ्रीका में इबोला के भीषण संक्रमण के बाद इसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित किया था। जीका वायरस के खतरे से दुनिया भर में चिंता का माहौल है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के 20 से ज्यादा देशों में यह वायरस फैल चुका है। इसे निपटने के लिए भारत ने भी 2 समूह बनाए हैं। भारत समेत कई एशियाई देशों ने गर्भवती महिलाओं को जीका से पीड़ित देशों की यात्रा से परहेज करने की एडवाइजरी भी जारी की है। जीका वायरस से पीड़ित गर्भवती महिलाएं ऐसे शिशुओं को जन्म देती हैं जिनका मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता। म्यांमार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नई संसद अपना कामकाज संभाल रही है। आज नई संसद की बैठक में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले हफ्ते ही म्यांमार में दशकों तक चले सैन्य शासन का अंत हो गया। हालांकि कानून के मुताबिक आंग सान सू की की राष्ट्रपति नहीं बन सकती, लेकिन वो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी भूमिका अदा करेंगी। चीन ने दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप की ओर युद्धपोत भेजने के अमेरिका के कदम को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए सख्त ऐतराज जताया। चीन के इसे उकसावे की कार्रवाई करार देते हुए चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता यांग युजुन ने कहा है कि चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए चीनी सैन्य बल हर जरूरी कदम उठाएंगे। चीन का बयान उस वक्त आया है जब गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS कर्टिस विल्बर झोंगजियान दावो द्वीप के 12 समुद्री मील के एक क्षेत्र में चला गया था। और सीरिया के दमिश्क में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में 71 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। आतंकी संगठन IS ने हमले की जिम्मेदारी ली है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब सीरिया सरकार और विपक्षी संगठन जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के शांति वार्ता के लिए जमा हुए हैं। दमिश्क में हुए धमाके का असर जिनेवा में चल रही शांति वार्ता पर भी दिखा। सीरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे बशर जाफरी ने आरोप लगाया कि देश में अराजकता फैलाने के लिए आतंकियों को विदेशों से वित्तीय मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। Syrian government, like any other government in the world, has the duty to protect its own people, to protect its own territory, and to show to everybody that those who are imposing on the Syrian people
इधर सीरियाई विपक्ष ने बातचीत को सकारात्मक बताया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीरिया में बशर अल असद सरकार ने विपक्षी गुटों पर हमले बंद नहीं किए तो वो जिनेवा शांति वार्ता से अलग हो जाएगा। الاجتماع اليوم جدا ايجابي مع السيد دمستورة. يعني الامور مشجعه، الامور ايجابيه بخصوص القضايا الانسانيه। इस बीच सीरिया में पैगंबर मोहम्मद की नवासी सैयदा जैनब की मजार के करीब हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 71 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हमले की जिम्मेदारी IS ने ली है। ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब सीरियाई सरकार और विपक्षी गुटों के बीच संयुक्त राष्ट्र की पहल पर जिनेवा में बातचीत चल रही है। पिछले 5 सालों में सीरिया युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है। एक ओर सीरियाई सरकार और विद्रोही संगठनों के बीच लड़ाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा चुका इस्लामिक स्टेट भी तबाही मचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तरी पूर्वी नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम के हमले में 86 लोग मारे गए। चश्मदीद के मुताबिक बोको हराम ने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। दलोरी गांव और उसके करीब 2 शिविरों पर बीती रात हमला किया गया। ये इलाका बोको हराम के गढ़ मैदुगुरु से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब खबरें खेल जगत से। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में जोकोविच ने ब्रिटेन के एंडी मरे को सीधे सेटों में 6-1, 7-5, 7-6 से हरा दिया। जोकोविच लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में कामयाब रहे। अभिनेता और रंगमंच के कलाकार A.K. हंगल का आज जन्मदिन है। फिल्मों के जरिए आम आदमी के किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लरजती आवाज और बेचारगी के एहसास में बोला गया। फिल्म शोले का ये संवाद A.K. हंगल की पहचान बन गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में जन्मे अवतार विनीत किशन हंगल कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। मुंबई आकर A.K. हंगल इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए। अगर औलाद लायक होगी तो बाप की शान में 4 चांद लगा देगी, नालायक होगी तो उसकी बेशुमार दौलत को धूल में मिला देगी। थिएटर की दुनिया में खुश A.K. हंगल को धीरे धीरे वो पहला पर्दा रास आ गया। वो फिल्मों में कभी पिता, कभी दादा तो कभी नौकर का किरदार निभाते नजर आए। न जाने तूने कितने घर बर्बाद किए होंगे। बदमाश, शैतान, गद्दार, खामखा मजदूरों को मत भड़काओ। हड़ताल पे जाने के लिए अपनी ताकत का अंदाजा भी लगाना पड़ता है। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 26 अगस्त 2012 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों में इतना ही। चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। कश्मीर में पीडीपी विधायक दल की बैठक आज। सरकार बनाने पर हो सकता है फैसला। पीडीपी का बीजेपी पर साझा एजेंडे को लेकर ठोस आश्वासन का दबाव। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आज से कक्षाएं होंगी शुरू। दोनों पक्षों के बीच माहौल सामान्य बनाने पर सहमति। आंदोलन रहेगा जारी। छात्रों ने प्रशासन के सामने रखी माफी की मांग। 2 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली सरकार सख्त। सभी स्कूलों को 1 महीने में देनी होगी सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट। स्कूलों में इंतजाम के निरीक्षण के लिए टास्क फोर्स के गठन का फैसला। उपराष्ट्रपति आज ब्रुनेई और थाईलैंड के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। लुक ईस्ट नीति पर होगा जोर। निवेश और व्यापार बढ़ाने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। और जीका वायरस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात बैठक आज। वैश्विक स्वास्थ्य संकट मानने पर हो सकता है फैसला। एक्शन प्लान को मिल सकती है मंजूरी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए शख्सियत।